मैंने ये नोटिस किया है कि जब भी मैं किसी से पूछता हूँ कि व्हाट इज़ हीट या टेम्परेचर, तो वो बता नहीं पाते। मतलब प्रॉब्लम ये है ना कि वो एनर्जी एनर्जी तो बोलते हैं, पर वो जानते नहीं कि एनर्जी है क्या। जैसे एनर्जी वर्ड से ना उनके माइंड में बस एनर्जी आता है, बस इंग्लिश में वो लिखा हुआ है एनर्जी। क्योंकि अगर मैं अपने माइंड में एनर्जी के बारे में सोचूं ना, तो मेरे माइंड में पूरा प्रोसेस आता है कि एनर्जी एक्चुअली में है क्या। बट बहुत सारे लोग ना बस एनर्जी एनर्जी बोलते हैं, पर उसको जानते नहीं कि वो होता क्या है। सो हीट एंड टेम्परेचर से पहले एनर्जी को देखते हैं कि एनर्जी है क्या, स्पेशली काइनेटिक एनर्जी। जैसे एक सिंगल पार्टिकल है और वो रुका हुआ है, तो क्या उसके पास कोई एनर्जी है? नहीं है। पर जैसे ही वो मूव करना स्टार्ट करता है ना, हम बोलते हैं इस पे एनर्जी है। क्यों? क्योंकि देखो, अब जो पार्टिकल मूव कर रहा है ना, अगर वो किसी से टकरा गया तो वो उसको भी हिला देगा, और हिला तभी पाएगा ना जब उस पर एनर्जी होगा। इसीलिए जब एक पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है तो उस पर एनर्जी आ जाती है, जैसे जिसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जैसे किसी का रोड पे जब कोई एक्सीडेंट होता है तो चोट इसीलिए लगती है क्योंकि जिस चीज़ से हम टकराए हैं उसने अपनी एनर्जी हम पे ट्रांसफ़र कर दी। हालांकि ये बात अलग है, जो हमारे बॉडी का बायोलॉजी है वो उसको झेल नहीं पाया, इसलिए हड्डी वड्डी टूट गई। पर देखो, ये है कि जिससे कोई पार्टिकल चल रहा है, अगर उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है तो उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी। पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर कोई एक पार्टिकल है वो धीरे चल रहा है, कोई बहुत तेज़ चल रहा है, तो तेज़ वाले की एनर्जी धीरे वाले से ज़्यादा ही होगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि एनर्जी बस तेज़ चलने पर डिपेंड नहीं करता, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि मास कितना है, वो पार्टिकल हैवी कितना है। जैसे अगर एक बहुत फास्ट बाइक है, वो एक धीरे चल रहे बुलडोजर से टकरा जाए तो क्या होगा? बुलडोजर वाले का तो कुछ होगा नहीं, होगा तो बाइक वाले का होगा। बल्कि बाइक वाला तेज चल रहा था, लेकिन तब भी एनर्जी बुलडोजर वाले के पास ज़्यादा थी क्योंकि वो ज़्यादा हैवी है। अगर आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखोगे और उसको समझ पाओ तो बहुत आसानी से समझ जाओगे ये। जैसे इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो m भी एक फैक्टर है ना, जैसे वेलोसिटी एक फैक्टर है, स्पीड बढ़ती है तो एनर्जी भी बढ़ जाती है, वैसे मास भी बढ़ेगा तब भी तो एनर्जी बढ़ जाएगी। तो यही होता है काइनेटिक एनर्जी, एंड बेसिकली हम यही काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करते हैं टेम्परेचर एंड हीट को समझने के लिए। इसलिए अब जब कभी मैं आगे एनर्जी बोलूँ तो आपके माइंड में कुछ चलता हुआ चीज़ आना चाहिए, चाहे वो पार्टिकल, एटम या बाइक या कुछ भी हो। पर आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि एनर्जी बोलना हो तो आपके माइंड में बस वो इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा है एनर्जी। आपके माइंड में पूरा प्रोसेस आना चाहिए। तो अब टेम्परेचर को समझते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है। जैसे एक मेटल का टुकड़ा ले लो, मान लो वो 40 डिग्री सेल्सियस का है, पर इस 40 डिग्री का मतलब क्या हुआ? तो देखो इसका क्या मतलब हुआ। तो जो मेटल है ना, उसके अंदर जो पार्टिकल हैं वो हिल रहे हैं सब रैंडम डायरेक्शन में। जो आपको वीडियो में दिख रहा है उस तरह नहीं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से, एकदम डिसऑर्डर वे में। और ऐसा भी हो सकता है जो उस मेटल के कुछ पार्टिकल हैं वो धीरे हिल रहे हों और कुछ तेज हिल रहे हैं। तो ये सब धीरे और तेज, इन सब का जब एवरेज निकालोगे ना, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, क्योंकि हिलने का मतलब तो काइनेटिक एनर्जी ही हुआ ना, चाहे धीरे हो चाहे तेज हो। तो इन जब सब पार्टिकल का भी एक एवरेज निकालोगे ना, जिसको बोलते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो इसी को बोलते हैं टेम्परेचर हम अपनी लैंग्वेज में। अगर जैसे नहीं समझ में आया तो इस एग्जांपल से समझो। अगर जैसे वो वही मेटल का टुकड़ा है, ठीक है, उसका टेम्परेचर 40 से बढ़ के 80 हो गया, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका यही मतलब हुआ कि जितने जो पार्टिकल थे उनकी स्पीड बढ़ गई। अब स्पीड बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और अब जब हम एवरेज निकालेंगे इन सब पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी का तो वो ज़्यादा आएगा, जिसको हम बोलते हैं 80 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इसी को बोलते हैं टेम्परेचर, जब कई सारे पार्टिकल इधर उधर हिल रहे हो डिसऑर्डर वे में, और हिल रहे हैं तो मतलब उनके पास एनर्जी होगी, और उसी के एवरेज को टेम्परेचर बोलते हैं। पर ऐसा भी हो सकता है ना कि एक दूसरा मेटल हो जिसके पार्टिकल धीरे हिल रहे हो, पर फिर भी उसका टेम्परेचर उससे ज़्यादा हो पिछले वाले मेटल से। जो लोगों ने ऊपर बुलडोजर वाले पॉइंट पे फोकस किया होगा, अच्छे से समझे होंगे, उनको समझ में आ गया होगा कि ऐसा कैसे हुआ। क्योंकि अगर किसी मेटल के पार्टिकल धीरे भी हिल रहे हैं और उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो मतलब जो पार्टिकल हिल रहे हैं उनका मास ज़्यादा है, इसी वजह से उनकी एनर्जी भी ज़्यादा है। तो अब आप देख ही रहे होगे कि जो टेम्परेचर है कोई माइक्रोस्कोपिक चीज़ नहीं है। मतलब एक सिंगल पार्टिकल का कोई टेम्परेचर नहीं होता,
बल्कि टेम्परेचर ना एक इमरजेंट प्रोसेस है कि कई सारे पार्टिकल के रैंडम मोशन का नतीजा है बस। और इस तरह आप एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड समझ सकते हो, इमरजेंट, जो मैंने बोला, क्योंकि ये वर्ड ना बहुत सारे साइंटिस्ट यूज़ करते हैं और लोग उसे समझ नहीं पाते। तो आप देख रहे हो कि कैसे टेम्परेचर कहीं फंडामेंटल लेवल पे नहीं है, बल्कि ये पार्टिकल का नतीजा है, मतलब उनके मोशन का। तो उसी तरह से साइंटिस्ट कॉन्शियसनेस को भी एक्सप्लेन करते हैं कि कॉन्शियसनेस कोई फंडामेंटल लेवल की चीज़ नहीं है, ये एक इमरजेंट चीज़ है। पर अब चलो हीट पे आते हैं कि हीट क्या होता है। टेम्परेचर तो समझ में आ गया कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी, पर जैसे ना कि टेम्परेचर एक इंडिविजुअल चीज़ था, एक सिस्टम का चीज़ है समझ लो, पर हीट जो है ना वो कोई चीज़ नहीं, ये एक प्रोसेस है। अगर मैं किसी गर्म चीज़ को अपने हाथ से छू रहा हूँ तो मुझे गर्मी फील हो रही है, क्योंकि एनर्जी उस गर्म चीज़ से मेरे हाथ में ट्रांसफ़र हो रही है, और इसी ट्रांसफ़र को ना हीट बोलते हैं। याद रखना, ट्रांसफ़र को, प्रोसेस को हीट बोलते हैं। जैसे देखो, जो गर्म मेटल है उसके पार्टिकल जो होंगे वो तेज़ तेज़ इधर उधर मूव कर रहे होंगे। अब अगर मैं उनको अपने हाथ से छूने जाऊं तो मेरे हाथ के जो पार्टिकल हैं वो तो धीरे धीरे मूव कर रहे हैं ना। तो क्या होगा, जैसे ही वो ठंडे ठंडे बोल दो, मेरे हाथ के जो पार्टिकल वो ठंडे पार्टिकल जब गर्म पार्टिकल से टकराएंगे, गर्म मेटल के, तो मेरे ठंडे वाले पार्टिकल की ना स्पीड बढ़ जाएगी, और इस चक्कर में उस मेटल के पार्टिकल की स्पीड थोड़ा कम हो जाएगी। पर मेरे जो हाथ के पार्टिकल है उसकी स्पीड बढ़ गई। पर अगर स्पीड बढ़ा तो मैंने क्या बताया था ऊपर, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो वही अब हमें टेम्परेचर के रूप में पूरा प्रोसेस फील हो रहा है। हम बोल रहे हैं मुझे गर्मी लग रही है, यह ऑब्जेक्ट गर्म है, तो उस वहाँ पे जब हम बोल रहे हैं ये ऑब्जेक्ट गर्म है, तो वहाँ पे यही हो रहा है कि मेरे हाथ के जो ठंडे पार्टिकल थे उनकी स्पीड बढ़ गई, जिससे उनकी एनर्जी बढ़ी, फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा आएगा। और ये जो ट्रांसफ़र हुआ ना एनर्जी, यही है हीट। जो ट्रांसफ़र होने के बाद मेरा हाथ का टेम्परेचर बढ़ा, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो ट्रांसफ़र होने का प्रोसेस है कि कैसे एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकरा के अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब अपनी स्पीड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं ना हीट, उस प्रोसेस को। अब देखो, जिसको उल्टे तरीके से समझना है वो भी समझ सकता है इसको, कि जब हम कोई ठंडी चीज़ छूते हैं तो हमें ठंडा क्यों लगता है। तो देखो, अगर कोई चीज़ ठंडी है तो इसका मतलब है उसके पार्टिकल की स्पीड कम होगी। अब अगर उसकी पार्टिकल की स्पीड कम है तो जैसे ही हम छुएंगे तो हमारे हाथ के जो पार्टिकल हैं वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देंगे ना। और ट्रांसफ़र करने का क्या मतलब हुआ, ट्रांसफ़र करने का बस इतना मतलब हुआ कि वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, इस चक्कर में दूसरे की स्पीड बढ़ जा रही है, उसकी कम हो जा रही है। तो मेरे जो हाथ वाले पार्टिकल हैं उनकी स्पीड अब कम हो गई, क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी। तो जैसे अब मेरे हाथ के पार्टिकल की स्पीड कम हुई तो इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम हो गई। काइनेटिक एनर्जी कम हुआ तो टेम्परेचर भी कम हो गया, और वही कम होने का एहसास हमें जो होता है वो उसी को बोलते हैं हमें ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है। पर एनर्जी ना और भी तरीके से ट्रांसफ़र होती है, जैसे रेडिएशन से। देखो, रेडिएशन वाले केस में बस आपको इतना समझना है, कैसे कोई मासलेस अगर चीज़ है जैसे फोटोन, तो वो भी एनर्जी रख सकता है, पर वहाँ पे एनर्जी की डेफिनेशन थोड़ी बदल जाती है, काम वही करता है लेकिन, क्योंकि फोटोन बेसिकली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इलेक्ट्रॉन से टकराती है, जिसके पास खुद एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन इधर उधर जंप करने लगता है। पर ये वीडियो ना वो रेडिएशन वाली चीज़ पे नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे थर्मोडायनेमिक्स का आपने रूल सुना होगा कि एनर्जी हमेशा हॉट से कोल्ड में ट्रांसफ़र होती है, मतलब एक हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में। और ये बहुत आपको ऑब्वियस लग रहा होगा, मतलब ये तो ऑब्वियस ही है ना कि अगर मैं किसी ठंडी चीज़ को छूँगा तो वो मेरे को गर्म थोड़ी लगेगा। पर पता है, ऐसा हो सकता है कि आप किसी ठंडी चीज़ को छुओ आपको वो गर्म लगे, मतलब कि सच में हीट उल्टा ट्रांसफ़र हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि फिज़िक्स में जो ये रूल है ना, जो आप ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो कि हीट हमेशा हॉट से कोल्ड में ट्रांसफ़र होगा, ये कोई हार्डकोर रूल नहीं है। मतलब जैसे हार्डकोर रूल, जैसे हम स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकते, ये एक हार्डकोर रूल है अगर जनरल रिलेटिविटी सही है तो। पर ये जो थर्मोडायनेमिक्स का रूल है हॉट से कोल्ड वाला, ये कोई हार्डकोर नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। क्योंकि देखो, अब इसका चांस तो कम है ना कि कोई धीरे चल रहा पार्टिकल किसी तेज चल रहे पार्टिकल से साइड से टकरा जाए, और जो पार्टिकल तेज चल रहा था वो और तेज चलने लगे, या ऐसा हो जाए कि जो पार्टिकल धीरे चल रहा था वो उसके एरिया में चला जाए जहाँ पे पार्टिकल फास्ट फास्ट चल रहे थे, जो हॉट ऑब्जेक्ट है। ऐसे होने के ना बस चांस कम है, कोई चीज़ फिजिक्स में ऐसा है नहीं जो इसको प्रिवेंट कर रहा है।
प्रिवेंट कर रहा है तो बस वो एक प्रोबेबिलिटी का नंबर, मतलब बोल सकते हो जो नंबर है वो इसके अगेंस्ट में है। मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत कम है ऐसा होने की, पर ऐसा हो सकता है। एंड इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। एंड इसके बाद शायद ही आपको डाउट रहे टेम्परेचर एंड हीट को लेके क्लासिकल सेंस में, मतलब जब तक आप रिलेटिविटी नहीं इन्वॉल्व करते हो। क्योंकि जब आप लाइट की स्पीड इन्वॉल्व करोगे तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, मास वास बढ़ जाता है। तो वो जब तक नहीं इन्वॉल्व करते हो तब तक इसको समझने के लिए बहुत आसान है ये टेम्परेचर एंड हीट। थैंक यू।